Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Zarina's Accounting Classes। आज की वीडियो है अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड ये है और इसका पहला जो टॉपिक था अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग वो हम प्रीवियस वीडियो में अपने पूरा एक्सप्लेन भी मैं कर चुकी हूँ और आप लोग अच्छे से समझ भी चुके होंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है और वो टॉपिक भी कवर करना है तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, यानी वो सिद्धांत जिन पर अकाउंटिंग बेस्ड है। क्या प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन पर अकाउंटिंग फॉलो की जाती है और ये सबके द्वारा मान्य होते हैं, यानी कि सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। जो एक प्रिंसिपल बन गया, जो रूल बन गया, वो सबको एक्सेप्ट करना होगा और उसी को फॉलो करना होगा। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहला जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज डुअलिटी प्रिंसिपल और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज गॉट अ टू फोल्ड एस्पेक्ट। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस फर्म में तो उसके टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि दो तरीके से हम उसको देखते हैं। फर्स्ट इज रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड सेकंड इज गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट। क्या मतलब है इसका? रिसीविंग ऑफ बेनिफिट यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो बिजनेस फर्म को ऑन वन हैंड बेनिफिट मिल रहा है, कुछ उसके पास आ रहा है, तो ऑन द अदर हैंड वो कुछ दे भी रहा है। गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट मतलब उस बेनिफिट के लिए वो कुछ पे भी कर रहा है, कुछ दे भी रहा है, कुछ चुका रहा है। ठीक है, तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम दो नजरिए से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ फर्म एक्वायर्स एन एसेट, जब एक फर्म एक एसेट एक्वायर करती है, खरीदती है, लेती है, तो वो हो गया उसके लिए रिसीविंग ऑफ द बेनिफिट, उसे उस एसेट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट मस्ट हैव टू पे कैश, दैट इज गिविंग ऑफ द बेनिफिट, यानी उस एसेट के बदले बिजनेस फर्म को कैश भी पे करना होगा, जो गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट के बदले कुछ देना उसे कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, यानी हम कह सकते हैं अगर हम एक ट्रांजेक्शन को दो तरह से देखते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट्स भी बनते हैं, यानी कि दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। जब एक ट्रांजेक्शन होगी तो दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री होगी, वन फॉर रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर फॉर गिविंग द बेनिफिट। ठीक है, इन दोनों एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग होगी इन टू डिफरेंट अकाउंट्स। Thus there will be a double entry for every transaction। जी हाँ, पहली की वीडियोस में बार बार ये वर्ड आया है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसको दो तरीके से देखा जाता है और दो डिफरेंट अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग होती है। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं और इसी पर बेस्ड है पूरा अकाउंट्स सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो डबल एंट्री होती है इसको हम कैसे करते हैं? डेबिट फॉर रिसीविंग द बेनिफिट। अगर बिजनेस फर्म को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है अगर बिजनेस फर्म के पास कुछ भी आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, एंड क्रेडिट फॉर गिविंग द बेनिफिट, अगर बिजनेस फर्म कोई बेनिफिट दे रहा है आउटसाइड पार्टी को तो वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, यानी उसके पास से डिक्रीज हो रहा है। So for each and every debit there must be a corresponding credit, यानी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो डेबिट साइड भी हम फिल करेंगे विद सम अमाउंट और क्रेडिट साइड भी फिल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ट्रांजेक्शन हुई तो सिर्फ डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, या सिर्फ क्रेडिट हुआ डेबिट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर डेबिट होगा वहां पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होगा एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स,
इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो इस प्रिंसिपल का नाम हमने स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने के लिए है वो है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग इक्वेशन ये बनती है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगे? लाइबिलिटीज के, बिजनेस फर्म ने जो भी लाइबिलिटीज उठा रखी हैं प्लस बिजनेस फर्म ने जो भी कैपिटल लगा रखी है, उन दोनों का सम होगा एसेट्स के बराबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स commences business with ₹10 lakh and in cash and takes a loan of ₹5 lakh from the bank। 10 लाख वो कैश लगाता है और 5 लाख जो है वो एक बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है, टोटल हो गए 15 लाख। सो दिस 15 लाख इज यूज्ड इन बाइंग सम एसेट। अब उसने ये पैसा एसेट्स बाय करने के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए यूज किया। एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट जो उसके पास आई, कुछ भी प्लांट मशीनरी फर्नीचर कुछ भी आई, 15 लाख की अगर एसेट आई तो वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो लाइबिलिटीज प्लस दूसरी कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज जो उसने थर्ड पार्टी से या आउटसाइड पार्टी से पैसा उठाया है और कैपिटल जो उसने खुद लगाया है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डुअलिटी प्रिंसिपल और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ये पहला सिद्धांत हमने अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट के लिए एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वेरिफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इजी। देखिए, वेरीफाइबिलिटी वर्ड तो बहुत ही कॉमन है और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस फर्म में, तो जब हम उसकी एंट्री करेंगे, जब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बिना किसी एविडेंस के नहीं करेंगे। हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जो इस बात को प्रूफ करता हो कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो यही मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन एविडेंस्ड होनी चाहिए एंड सपोर्टेड होनी चाहिए बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। ठीक है, दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। कैश मेमो हो गया, ये सारे वर्ड्स आप आगे चलकर क्वेश्चंस में सुनेंगे, ये सारी टर्म्स। कैश मेमो, इनवॉइसेस, वाउचर मैं आपको पहले वाले चैप्टर में और पहली वीडियो में बता भी चुकी हूँ। सैलरी बिल मीन्स एम्प्लॉयज को जो भी सैलरी दी जाती है उसका बिल भी होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास। बिल्स रिसीवेबल, अगर कोई बिल्स रिसीव करने हैं तो उसका बिल होना चाहिए। बिल्स पेएबल, अगर कुछ पे करना बाकी है तो उसका बिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो एविडेंस है एक तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन के। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो नाम हैं वो नए हैं, लेकिन सबका एक ही पर्पस होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ पेमेंट। इस बिल से या इन डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है कि कितना पेमेंट अमाउंट है, कितना पे करना है, उसका अमाउंट भी लिखा होता है इन डॉक्यूमेंट्स में। डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को पेमेंट की गई है वो भी लिखा होता है। पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, किस पर्सन को पेमेंट दी जा रही है उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, एंड पर्पस ऑफ पेमेंट क्या है, यानी कि किस टाइटल के अंदर किस वजह से, किस रीजन से हम ये पेमेंट कर रहे हैं, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन होता है। तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कैश मेमो हो, इनवॉइस हो, वाउचर हो, सैलरी बिल हो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कुछ भी हो, वो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेरीफाइबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दैट द अकाउंटिंग डेटा शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। किसी तरह का पर्सनली कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन किसी भी लेवल पर बायस ना करे, भेदभाव ना करे किसी भी तरह की एंट्री करने में, रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है। और कोई भी पार्टी ये हो सकती है, चाहे वो पेमेंट कर रही हो, चाहे वो पेमेंट रिसीव कर रही हो, किसी भी पर्सन का पर्सनल बायस नहीं दिखना चाहिए रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दूसरा आता है वेरीफाइबिलिटी। Verifiability means examination or the scrutiny of the documents before they are recorded in the books of accounts। इससे पहले कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, हम उसकी वेरीफाइबिलिटी करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। यानी पहले उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा, उनको एग्जामिन किया जाएगा कि क्या वो डॉक्यूमेंट सही है, क्या वाकई में वो ट्रांजैक्शन हुई है, और उसकी वेरीफाइबिलिटी के बाद ही हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, ओके। एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी चेक्ड विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें हर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया। एक थर्ड प्रिंसिपल हम और देख लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जो बिगिनिंग में, जो शुरुआत में कॉस्ट रहेगी किसी भी एसेट की, हम थ्रू आउट, जब तक वो एसेट है बिजनेस फर्म के पास, तब तक उसी कॉस्ट पर उसको शो किया जाएगा इन ईच एंड एवरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो पास्ट में उसकी कॉस्ट रही वही चलती रहेगी। लेकिन इसका एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। For example, if a business entity purchases a machinery for ₹5 lakh, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी खरीदती है एक बिजनेस एंटिटी, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट दिस फिगर। तो अगर 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी गई है तो 5 लाख रुपीस ही रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स, ठीक है, यही फिगर रिकॉर्ड की जाएगी। दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब क्योंकि जब बिगनिंग में मशीनरी ली गई है तब वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तब उसकी वैल्यू 5 लाख हो सकती है, लेकिन जितना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऑब्वियसली उस एसेट की, उस चीज की, उस मशीनरी की वैल्यू घटती जाएगी। तो वैल्यू घटती जाती है तो हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है वो किस रेट से आ रही है, कितनी परसेंटेज से कमी आ रही है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है और डेप्रिसिएशन लेस करके फिर जो वैल्यू बचती है मशीनरी की वो रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करना है, यानी कि जिस वैल्यू पर हमने बिगनिंग में कोई एसेट खरीदी थी वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी और हर साल फिर उस पर डेप्रिसिएशन लेस करके फिर उसकी हम दिखाएंगे वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन लगता है, हर ईयर डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स के जो वैल्यू कम हो रही है किसी भी चीज की, तो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन या एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट की जाती है। उस परसेंटेज को हम कैलकुलेट करके माइनस कर देते हैं उसकी वैल्यू में से, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाती है कि आज की डेट में उस एसेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल यही कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ली जाए, यानी कि बिगनिंग में जो उसकी कॉस्ट थी उस एसेट की, और उसी के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगा के आगे फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में हमने ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने की कोशिश की है। डुअलिटी प्रिंसिपल और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बट अभी हमें कुछ और प्रिंसिपल्स करने बाकी हैं, अकाउंटिंग के कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जो सीखने जरूरी हैं। तो ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो मैं बाकी के प्रिंसिपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी। और आई होप कि आपको बिल्कुल मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। बट मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी अपना कमेंट देना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी है, कुछ भी ऐड करना है, whatever you want to say, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड ऑब्वियसली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।